हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा आज हमारा जो टॉपिक है ना केमिकल काइनेटिक्स में, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? मोलिकुलरिटी से। तो देखो, अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो मोलिकुलरिटी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स या आयंस या मोलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करके कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम मान लो वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, तो वहाँ पर कैसे करते हैं हमें कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करके क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं ना। फिर तुम यहाँ पर इसको क्या करते थे? बैलेंस करते थे कि जी अगर यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देते थे, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी आगे 2 लगा देते हैं। तो तुम क्या बोलते हो, जब वाटर बनता है ना तो उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की फॉर्मेशन करता है। कहने का मतलब इस रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी आती है वो कितनी आती है? 3। आ गया समझ में? ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करके और जो आगे जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं ना मॉलिक्यूल या एटम्स के आगे, अगर उनको हम जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाती है? हमारी मॉलिक्यूलरिटी निकल जाती है। तो यही तो डेफिनेशन बताइए कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या कितने नंबर ऑफ एटम विच कोलाइड विद ईच अदर, कि कितने नंबर ऑफ एटम में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं टू मेक द प्रोडक्ट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। अब दूसरी बात आती है कि हमारे पास तो 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं। एक वो रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में हो जाती हैं, जो सिंगल स्टेप में हो जाती हैं, एक ही स्टेप में हो जाती है, उनको बोलते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, लेकिन कुछ एक रिएक्शन ऐसी होती हैं जो एक स्टेप में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर NO2 की फॉर्मेशन करनी हो, तो तुम इसको बैलेंस करते हो ना, हो गई बैलेंस। तो वैसे देखने में तो यहाँ पर भी तुम्हें क्या लगेगा कि मॉलिक्यूलरिटी तो इसकी भी 2 और 1 3 हो गई, लेकिन ये रिएक्शन है एक स्टेप की बजाय पहले क्या होता है? पहले एक नाइट्रोजन है 1 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या आता है? 2NO की फॉर्मेशन करेगा, और फिर ये 2NO फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या आता है भाई? 2NO2। कहने का मतलब ये एक से ज्यादा स्टेप हो गए ना। जब कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालें? ठीक है, तो वैसे तो क्या माना जाता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी निकालना डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत हम आइडिया लगा सकते हैं। जो इन दोनों स्टेप में से स्लोएस्ट स्टेप है ना, उस स्टेप के अंदर हम क्या कर लेते हैं, ये कह देते हैं कि जो ये स्टेप होगा वो क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट उसी स्टेप के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है। आगे बात सुनने, नेक्स्ट चीज आई कि जी पिछले वाली वीडियो में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करवा रहे थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी तो ऐसी ही चीज थी जिसके अंदर क्या बोलते थे हम कि भाई कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के कारण प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो जो मॉलिक्यूलरिटी है और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ? तो अगर इस डिफरेंस को निकालना हो ना तो कैसे बताएंगे हमें? एक तरफ हम राइट डाउन कर लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और दूसरी तरफ हम क्या राइट डाउन करेंगे भाई? मॉलिक्यूलरिटी। तो देखो एक तो इनकी क्या हो जाएंगी? डेफिनेशन हो जाएंगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या दी थी मैंने? सम ऑफ पावर कम्स इन रेट लॉ। रेट लॉ में जो अल्फा और बीटा जो हमने पावर ली थी ना रिएक्टेंट की, उनके सम को क्या बोलते हैं हम? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। रही बात मॉलिक्यूलरिटी की, तो आज ही बताइए कि कितने नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस कोलाइड विद ईच अदर टू मेक द प्रोडक्ट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, अब इससे अगले वाली डिफरेंस क्या होगी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम किसी भी रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं, चाहे वो सिंगल स्टेप हो और चाहे मल्टीपल स्टेप हो। कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी को हम सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही निकाल सकते हैं। इससे अगले वाले क्या आ जाएगा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा किस में आती है भाई? होल नंबर में आती है, 0 तो कभी नहीं आएगी। ठीक है, आगे बात सुनने,
इससे अगली वाली क्या आ सकती है हमारे पास है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसको हम सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा मेजर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद। हम बता रहे थे कि आज तक ऐसा कोई रूल नहीं बना है जो ये बता दे रिएक्शन को देखकर कि इस रिएक्शन के अंदर कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट मतलब रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हर कोई यही बोलता है कि पहले एक्सपेरिमेंट कर लो, उस एक्सपेरिमेंट से हम बता सकते हैं कि किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है। आई बात समझ में? तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम इजीली निकाल सकते हैं ना मोलिकुलरिटी को, कैसे? बाय बैलेंसिंग द रिएक्शन। आगे इतनी बात समझ में? अब बात आती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलने के बाद आज का जो टॉपिक है ना अब वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर हरियाणा बोर्ड के लिए तो। और सीबीएसई की बात करें तो न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत आता है। इस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें तुम क्या बोलते हो कि अगर कोई रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही तो उसको हम क्या बोलते थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते थे। ठीक है, हालांकि मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं कि हम रिएक्शन को देखकर ये नहीं बता सकते कि भाई ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। हाँ, थोड़ा सा हम हिंट या तुक्के मार सकते हैं। कौन से? अगर कोई रिएक्शन, मैंने कहता कि जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैंने कहता है थोड़ा सा आइडिया लग सकता है ना। जैसे कि कोई रिएक्शन अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है ना, तो सीधी सी बात है वो कौन सी रिएक्शन मिलेगी हमारी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जब हम कैटलिस्ट लेंगे ही नहीं। अब जैसे कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट है तो किसी न किसी चीज़ की हम क्या लेते हैं, प्रेजेंस लेते हैं ना। अगर वो प्रेजेंस लेंगे ही नहीं तो रिएक्शन भी नहीं होगी। ठीक है, दूसरी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं, जो सिंपली हीट देने के बाद एक से ज़्यादा प्रोडक्ट दे देती हैं, वो लगभग क्या मिलती है हमारी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या फिर जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है ना, वो क्या होती है हमारी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ये ध्यान रखना बात कि जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, बाकी का हमें एक्सपेरिमेंट करके पता चलता है कि कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। अब बात आती है कि इनके लिए हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटेड रेट रिएक्शन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो मान लो मैं तुम्हें पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर निकाल दूं, फॉर जीरो ऑर्डर। तो कैसे निकालोगे जीरो ऑर्डर के लिए? यहां से आंसर स्टार्ट करोगे। सपोज ए रिएक्शन इन विच आर रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू पी प्रोडक्ट। यहां तक समझ आ गया? अब बताओ एट टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पर रिएक्टेंट कितना होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हो ही नहीं है। तो हमने इसको मान लिया आर नोट, प्रोडक्ट कितना बनेगा, जीरो। अब बताओ t इज इक्वल टू टी टाइम पर, मतलब कुछ टाइम के बाद यहां पर तुम क्या बोल दोगे कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पर x बन गया, तो यहां पर रिएक्टेंट कितना रह जाएगा, आर नोट माइनस में x। समझा रहा है ना? ठीक है, अब इसको हमें r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर दिया भाई, r से। तो बताओ हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं जी? हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट अपॉन ए टाइम। लेकिन अगर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली तो यहां पर क्या लगाते हैं हम, माइनस साइन। आगे ऑप्शन में इज इक्वल टू में रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट एट टी टाइम, और पावर कितनी लेंगे, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पर जीरो, फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पर है 1। बोलो यहाँ तक समझा? अगर किसी की पावर मैं जीरो ले लूं उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता भाई, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, के इक्वल हो जाता है। इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर लिखना है नीचे लाइन कि इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए जीरो ऑर्डर। आगे यहाँ तक समझ में बात? इंटीग्रेटेड के लिए क्या करेंगे, हमें टी वाली टर्म एक तरफ ले जाएंगे और आर वाली एक तरफ रखेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम इसी इक्वेशन को आगे लिखें तो कैसे लिखेंगे भाई, माइनस डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी टी। आगे ऑप्शन में
फिर क्या करोगे तुम इसमें कि अगर इंटीग्रेटेड इक्वेशन चाहिए तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हमें इंटीग्रेशन लेंगे। आ गया तक समझ में बात? ठीक है। अब इंटीग्रेशन आपने सीखा होगा कुछ है कि, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा फार्मूला बता देता हूँ। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो तुम क्या बोलते हो, जितनी पावर है उसमें हमें एक ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाई उतनी चीज। ये फार्मूला ध्यान रखना, याद हो गया इतना? ठीक है। तो यहाँ पर देखो जी, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था, यहाँ पर x मिला हमने, यहाँ पर r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, यहाँ पर r दिखाई नहीं दे रहा ना, तो तुम क्या कर देते हो, ये माइनस साइन मैंने बाहर रख दिया, यहाँ पर मैंने r0 ले लिया। आगे इतनी बात समझ में? सेम डिटो जी अगले वाले स्टेप में तो मैं भी k कांस्टेंट बाहर निकाल दूं और यहाँ पर t नहीं दिखाई दे रहा, तो t की पावर है 0। बोलो समझ में आया? अब बताओ तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा जी, जितनी पावर है उसमें हम एक ऐड कर देंगे। आ रही बात समझ में? आगे फिर देखो k कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, t की पावर है 0 + 1 अपॉन में 0 + 1 और प्लस कोई ना कोई इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। तुमने ही बोला इस फॉर्मूले के अनुसार जितनी पावर है उसमें हमें एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा जी, यहाँ पर बचेगा -r = में kt प्लस में कोई ना कोई इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, ऐसे बचेगा ना, क्योंकि 1 पावर लो या 1 से डिवाइड करो चाहे ना करो, हमने इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब मेरे को ये बताओ कि अगर हमारे पास इस कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाए तो हमारे पास इंटीग्रेटेड इक्वेशन आ गई। अब कांस्टेंट होता क्या है, तो तुम क्या बताओगे कि कांस्टेंट एक ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है तो t चाहे मैं 0 टाइम लो और चाहे t टाइम लो, कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज होगी ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैं t 0 टाइम ले लिया तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन 0 टाइम पर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी ली थी, R0 ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -R0 = में I0। बोलो यहाँ तक समझ में आया? कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, यहाँ पर पुट कर दूं, क्या हो जाएगा यहाँ पर -R = में KT और माइनस में R0, ये क्या हो जाएगा, इस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा, तो KT की वैल्यू क्या हो जाएगी, R0 माइनस में R, यहाँ से K कांस्टेंट किसके बराबर आ जाएगा भाई, 1/T R0 माइनस में R। इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर। बोलो समझ में आया? ठीक है। अब अगर हम बुक के अकॉर्डिंग चलें बेटा, तो इसके ऊपर ग्राफ भी दिखा रखा है, हाफ लाइफ टाइम भी दिखा रखा है, लेकिन हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको हम ग्राफ बनाना सिखाएंगे। ठीक है। और हाफ लाइफ टाइम जो मैंने बताया था कि भाई किस किस मेथड के द्वारा हाफ लाइफ टाइम निकालते हैं, उस तरीके से हम आगे करवाएंगे इसको। आप यहाँ तक समझ लो एक बार, तो यहाँ तक समझ में आ गया? पक्की बात है। अब देखो, अगर ये 0 ऑर्डर समझ में आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जी अब की बार बताओ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो देखो मैंने सिर्फ यहाँ तक रब किया इसको, क्योंकि बाकी का कुछ सब कुछ सेम निकलेगा इसे। चलो फिर से स्टार्ट कर दो। यहाँ पर जी बुक में या फिर एग्जाम में क्या आएगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। हम जी वहीं से आंसर स्टार्ट करेंगे। टेक ए रिएक्शन इन विच R रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, T प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। T = 0 टाइम पर ये मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना, 0। ठीक है। T टाइम पर ये प्रोडक्ट X बन जाएगा, ये कितना रह जाएगा, R0 - X। किसे रिप्रेजेंट किया था मैंने, R से। तो यहाँ पर तुमने सबसे पहली चीज क्या निकाली थी जी, रेट ऑफ रिएक्शन निकाली थी। किसके इक्वल होती है वो, -dR/dt = में K कांस्टेंट है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है टाइम में T। लेकिन अब यहाँ पर पावर कितनी लूंगा मैं, 0 की बजाय 1, और इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। आगे यहाँ तक समझ बात। फिर हमने क्या किया था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए जी T वाले एक तरफ है, R वाले एक तरफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई हमारे पास है -dR/R = क्या हो जाएगा हमारे पास, KdT। समझ में आया इतना? ठीक है। फिर क्या किया था मैंने, दोनों तरफ है इंटीग्रेशन,
के कांस्टेंट था, बाहर निकल गया, कोई टी नहीं दिखाई दे रहा, तो टी की पावर है 0। लेकिन बात यहाँ पर ये आ गई कि 1/r का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो एक फॉर्मूला और याद रखना है, यहाँ पर है 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज log x। ये फॉर्मूला याद रख लोगे, ठीक है। तो अगर x की जगह मैं r लिख दूं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log r इज इक्वल टू में k कांस्टेंट था बाहर, t की पावर 0 + 1/0 + 1 लिखो चाहे ना लिखो, प्लस कुछ ना कुछ क्या आता था, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। बोला यहाँ तक समझ में आया, समझा क्या ना। फिर कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे हम, जी t इज इक्वल टू क्या लेते थे 0, लेकिन 0 टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी है r0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -ln r0 इज इक्वल टू में I0 की वैल्यू, I0 की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं, क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर देखो जी, हमारे पास log r इज इक्वल टू में kt और I0 की वैल्यू क्या आ गई भाई -log r0 आ गया उसमें। अब इसको हम किस तरफ ले आते थे, इस तरफ, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर kt की वैल्यू क्या हो जाएगी log r0 -1 log r। आपने काफी बार स्टडी किया होगा log के बारे में, log a माइनस log b क्या होता है, log a/b, ठीक है। तो यहाँ पर kt इज इक्वल टू में log a/b। अब हमारे पास ये क्या है, नेचुरल log है, ठीक है। अगर इसको मैं log बेस 10 में चेंज करूं तो क्या करते हैं हम, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा जी, k इज इक्वल टू में 1/t मल्टीप्लाई 2.303 log ऑफ ऊपर है इनिशियल कंसंट्रेशन और अपॉन है टी टाइम पर कंसंट्रेशन, कितनी थी टी टाइम पर कंसंट्रेशन है r0 माइनस में x। बोलो यहां तक समझ में आया, हाँ पक्की बात है। ये चीज है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने बोला ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ ही गया, तो एक बात बताओ मुझे तुम्हें, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाफ लाइफ टाइम क्या होता है तो क्या बताओगे, हाफ लाइफ टाइम वो होता है जिसके अंदर आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, या फिर दूसरी भाषा में बोलो तो द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टी हाफ से। आगे ऑप्शन में अब मेरे को एक बताओ, हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकली थी जीरो ऑर्डर के लिए, और क्या आई थी हमारे पास है k इज इक्वल टू 1/t r0 माइनस में r। आगे समझ में। अब अगर तुम्हारे से पूछा जाए कि हाफ लाइफ टाइम निकालो किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर पर ये r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे याद देना। हाफ लाइफ टाइम तो यही हुआ ना कि इनिशियल कंसंट्रेशन 10 है, तो ये कितनी हो जाए 5, ये r0 आती है r0/2, तो t को इस तरफ ले जाओ, t हाफ इज इक्वल टू 1/k r0 माइनस में r0/2। अगर एक में से हाफ गया तो कितना बचता है, हाफ ना, तो यहाँ पर t हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा r0/2k। इट इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो फर्स्ट ऑर्डर देख लो। फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, k इज इक्वल टू 1/t मल्टीप्लाई 2.303 log ऑफ r0/r आई थी ना, है ना। अब बताओ t हाफ निकालने के लिए, t हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/k 2.303 log ऑफ हाफ लाइफ टाइम पर ये r की वैल्यू कितनी जाती है, r0/2, 2 घूम के ऊपर चला जाएगा, r0 से r0 कट जाएगा। अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। अगर इस 0.3010 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, किससे 2.303 से, तो जो t हाफ आएगा वो कितना आएगा 0.693/k। ये होता है t हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर तुम्हें कंसंट्रेशन दिखाई नहीं दे रही ना, है ना,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर टी हाफ डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे पास एक न्यूमेरिकल आ जाए। न्यूमेरिकल कैसे कि वी स्टार्ट ए रिएक्शन विद इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। किसी ने बोल दिया कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 2 × 10⁻⁴ लीटर विद रेट कांस्टेंट, विद रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की उसने वैल्यू क्या दे दी, के की वैल्यू दे दी उसने 3 × 10⁻⁸ सेकेंड। देन फाइंड टी हाफ फॉर दिस रिएक्शन। क्वेश्चन समझ में आ गया जी। इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी, के कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, टी हाफ निकालना है। लेकिन हमें ये तो पता चलना चाहिए ना कि ये फॉर्मूला ये पुट करें या फिर ये पुट करें। तो ये कौन बताएगा, रेट कांस्टेंट की यूनिट बताएगी। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, सेकंड। तो इसका मतलब कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर है तो ये पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है कोई यूज नहीं है जी, सीधा पुट करेंगे टी हाफ = 0.693 अपॉन 3 × 10⁻⁻8। आगे बात समझने, ठीक है। तो इस तरीके से इस पे से क्वेश्चन आते हैं। अगली वाली वीडियो में हम एक तो करवाएंगे क्या कि कौन से मेथड के द्वारा हम रेट ऑफ रिएक्शन को या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है।